तो आज हम करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज मोशन। अगर आपको मोशन नहीं आया समझ में तो बेटा फिर आपका लॉज ऑफ मोशन और बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी दिक्कत आएगी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फिजिक्स इन क्लास 9th। क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी, तो अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है हमारा? मोशन। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप बात करेंगे मोशन की डेफिनेशन के साथ, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी चीज़ स्टेशनरी है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वो चीज़ रुकी हुई है, रेस्ट पे है। जैसे बिल्डिंग है, वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ रुकी हुई है। अच्छा, मोशन क्या होता है? एक चीज़ याद रखना बेटा, अगर कोई भी दो चीज़ें आपस सीधे चल रही हैं, दो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि आप बस में जाते हो, बस में दो बसें अगर सेम स्पीड से चल रही हैं तो आपको क्या लगेगा कि आसपास की चीज़ें चल रही हैं और आप रुके हुए हो, यही होता है। और अगर आप भी रुके हुए और मैं भी रुका हुआ हूँ तो बेटा फिर तो कोई मोशन पता ही नहीं चलेगी। मोशन बेटा तब पता चलता है जब एक चीज़ मूव कर रही हो और दूसरी चीज़ रुकी हुई हो, तब आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो। ठीक है, अच्छा ज़रा ध्यान देना बेटा, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर मैं इस डिजिटल पैनल की बात करूँ तो ये रुका हुआ है, तो ये है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मैं कैसा हूँ? मूविंग ऑब्जेक्ट। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to an stationary object with time is called motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा पहले जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to an stationary object। मतलब एक चीज़ अपनी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही हो और दूसरी चीज़ रुकी हुई हो, तब हम उसको मोशन, उसका मोशन जो है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं या फिर देख पाते हैं कि हाँ वो चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। समझ में आ गई बात या नहीं बेटा? इसके बाद ज़रा देखिए, does a common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time। तो कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो सबसे बड़ी क्राइटेरिया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। बेटा कहाँ खोए हुए हो? इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बेटा हम देखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशंस। मोशन के टाइप्स अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इनकी डेफिनेशन और टॉपिक्स देखने हैं। ठीक है, कौन कौन से ये मोशन है? सबसे पहले बेटा हम देखेंगे लीनियर मोशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम देखेंगे वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। इसके बाद बेटा हम देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसके बाद बेटा हम देखेंगे रोटेशनल मोशन कौन सा होता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पर भी आएंगे, उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के मोशंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ हमें उनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा लीनियर मोशन के साथ। जैसे कि आपने देखा होगा हाईवे पे, एक कोई हाईवे है, उस पर कोई कार जा रही बिल्कुल सीधे, तो when a body moving on a straight path, the body is said to be in linear motion। समझ में आ गई बात या नहीं? तो कोई भी कार अगर बिल्कुल सीधे जा रही है, ठीक है, ना इधर मुड़ रही है ना इधर मुड़ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है, सो a body has linear motion if it moves in a straight line or path। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। लीनियर मोशन का बेटा एग्जांपल जरा देख लीजिए। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। जैसे कि बेटा ये एक स्ट्रेट रोड है, अगर इस पे कोई कार जा रही है बिल्कुल सीधे, तो बेटा ये कैसा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा। ना ये इधर मुड़ रहा है ना उधर मुड़ रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी कार अगर एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो वो क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। क्लियर हो गई बात या नहीं? आगे देखिए जरा। अब बेटा बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो जैसे कि ये फैन है, ये कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है ना,
तो ये कैसा मोशन है बेटा? सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब आप कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। मान लीजिए ये है फैन आपका, इस तरीके से फैन है भाई, तो ये फिक्स्ड पॉइंट पे ही रोटेट कर रहा है, तो ये कैसा मोशन है बेटा? सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये देखिए जरा, जैसे कि स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, ये बेटा लट्टू है ना। अगर आपने देखा हो ऐसे चला के ऊपर ले आते हैं ना, जूम जगह पे घूमता रहता है, तो ये कैसा मोशन है बेटा? सर्कुलर मोशन है, ठीक है। रोटेशन ऑफ फैन इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो ये फैन घूम रहा है, फैन जगह पे घूमता रहता है गोल 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 गोल, तो ये कैसा मोशन है बेटा? सर्कुलर मोशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द एग्जांपल्स। So, a spinning of top is an example of circular motion. Moving of a fan are the examples of circular motion. So, these are two examples of circular motion. I hope के समझ में आ गया होगा। वाइब्रेटरी मोशन बेटा समझिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन, मान लीजिए पहले ये यहाँ पर था, मीन पोजीशन से बेटा आगे पीछे होता रहता है बैक एंड फोर्थ मोशन में, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे हम फोन बोलते हैं ना, फोन वाइब्रेट हो रहा है, तो बेटा ये है आपका फोन, ये बेटा जगह पे ही आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहता है ना, तो बेटा ये क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। जैसे कि आपने एक पेंडुलम देखा होगा, ये पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे, तो ये बेटा कैसा मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत छोटी सी मोशन है, यहाँ पर जो है मूवमेंट काफ़ी बड़ी है। बट कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन का मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, उससे बेटा बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे होती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर हो रही बात या नहीं? देखिए जरा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे होना, बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? ये देखो पेंडुलम, मैंने क्लॉक ले ली है, ये बेटा आगे पीछे मूव कर रही है, तो ये कैसा मोशन है बेटा? वाइब्रेटरी मोशन है। क्लियर हो रही बात या नहीं? अब जरा देखिए, सो द मोशन इन सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। आई होप के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि बेटा ये है हमारा सन, ठीक है, और इसके चारों तरफ बेटा कौन रोटेट कर रहा है? हमारा अर्थ, ठीक है। तो बेटा ऐसे जो घूम रहा है वो एक अलग मोशन है, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो खुद भी तो घूम रहा है जगह पे, ऐसे जूम, है ना, ऐसे। तो बेटा ये कैसा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन। एक तो घूमता हुआ चक्कर लगा रहा है इसका, तो ये कैसा मोशन है बेटा? रोटेशनल मोशन है, ठीक है। देखिए जरा, पढ़िए जरा डेफिनेशन को। when the position of the entire body does not change, एंटायर बॉडी की बेटा पोजीशन चेंज नहीं होती। अब जैसे अर्थ घूमता रहता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो अलग बात है, वो के सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, बट द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बॉडी चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, ये अर्थ ग्लोब को बेटा ऐसे घुमाओ, तो बेटा ये जगह पे रुका हुआ है, ये जगह पे ही रुका हुआ है, लेकिन बेटा इसकी पूरी बॉडी जो है मूव कर रही है। जैसे कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए, ये हमारा क्या है? इंडिया है, ये हमारा, ये बेटा पर्टिकुलर पॉइंट तो रोटेट करेगा, लेकिन पूरा का पूरा अर्थ अभी भी जगह पे ही रुका हुआ है। सो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। जैसे कि देखो, ये हमारा अर्थ है, जगह पे घूमता रहता है, ये मून है और ये अर्थ है। अर्थ बेटा कॉन्टिन्यूसली घूमता रहता है, समझ में आ रही बात है नहीं? इस तरीके से घूमता रहता है, तभी तो हमारा दिन और रात आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सो मूवमेंट ऑफ अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। सो एग्जांपल ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो ये मान लीजिए अर्थ की एक्सिस है और ये ऐसे घूम रहा है जगह पे, तो ये कैसा एग्जांपल हो गया बेटा? रोटेशनल मोशन का।
रेस्ट पे अगर कोई चीज़ है, जैसे कि बिल्डिंग है, रेस्ट का मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो किस पर है बेटा, रेस्ट पे है। जैसे कि ये बिल्डिंग किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। ये हमारा डिजिटल पैनल क्या है, रेस्ट पे है, रुका हुआ है, जगह से मूव नहीं कर रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेस्ट पे बोलेंगे। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी पॉइंट, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पर बोलेंगे। क्लियर हो रही बात या नहीं, एनी प्रॉब्लम? अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बेटा, और फिर बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। पहले डिस्टेंस को देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या है बेटा, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। बेटा एक बात बताओ, जैसे कि डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा ये किलोमीटर में भी मेजर किया जाता है, मीटर में भी मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। अगर मैंने दो बच्चे हैं जो सेम अपनी एकेडमी में ही पढ़ते हैं मान लीजिए, और मैंने उनसे पूछा, वो सेम स्कूल में है और सेम ही जगह उनका घर भी है, मैंने पूछा यहाँ से आपका स्कूल कितनी दूर है, तो एक ने बोला बेटा 5000 और एक ने बोला 5। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, सेम जगह से अगर आप जा रहे हो तो एक 5000 और एक 5 कैसे हो सकता है? भाई उनमें आपस में गुत्तम गुत्ती हो गई, एक दूसरे को मारने लगे, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने भाई रुक जाओ यार, शांत हो जाओ, आप मुझे बेटा क्या करो, इनकी यूनिट्स बताइए। तो ये इसने बोला सर मैं तो मीटर में बता रहा हूँ, इसने बोला सर मैं किलोमीटर बता रहा हूँ। मैंने भाई फिर लड़ो मत, दोनों का आंसर सेम ही है। तो बेटा ये क्या है, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। जब बेटा मैं कोई बड़ी डिस्टेंस की बात करता हूँ, मान लीजिए मैं पूछूं यहाँ से इंडिया गेट कितनी दूर है, तो बेटा मैं एक लंबे रास्ते की बात कर रहा हूँ, तो इस बार मैं बात करूँगा किलोमीटर, भाई 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं पूछूं इस रूम की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर 10 मीटर, 5 मीटर, है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं इस पेन की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर 15 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं इसकी निब की बताइए, तो आप बोलोगे शायद सर 10 मिलीमीटर या फिर 7 मिलीमीटर। तो बेटा डिस्टेंस बड़ा होता है तो हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, छोटा होता है तो मीटर, सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। लेकिन बेटा ऐसी कन्फ्यूजन हो जाएगी, अगर मैं आपसे आंसर पूछूंगा तो बेटा ऐसी कन्फ्यूजन हो सकती है कि दो अलग अलग आंसर आए, लेकिन बेटा इनकी यूनिट अलग अलग होने की वजह से आंसर सेम ही है। तो बेटा डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट कंसीडर की गई वो क्या की गई बेटा, मीटर। कि आज के बाद जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। वो बात अलग है कि हम अपने कन्वीनियंट के लिए हम किलोमीटर में भी निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर में भी निकाल लेते हैं, मिलीमीटर में भी, लेकिन जो साइंटिफिक यूनिट है वो बेटा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए बेटा, मीटर में। सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। बेटा 1 मार्क में तो यही क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ रही बात या नहीं? अब ज़रा ध्यान दीजिए, आपको यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर बेटा वो आपसे कहें कि किलोमीटर से मीटर में चेंज कीजिए, सो देयर आर 1000 मीटर्स इन किलोमीटर। तो अगर आप किलोमीटर से मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 5 किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 किलोमीटर किसके इक्वल आ गया, 5000 मीटर के इक्वल आ गया। तो अगर आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हो तो बेटा आपको मल्टीप्लाई करना होता है। कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं, भाई मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करें, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करें। तो अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और मीटर से बेटा अगर सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि भाई ऐसा है कि आप 12 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करके दिखाइए, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 मिलीमीटर। लेकिन बेटा अगर ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, वो आपसे ये कह दें कि
15 मीटर को आप डायरेक्टली किस में चेंज कीजिए बेटा, मिलीमीटर में चेंज कीजिए। तो अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी किस में चेंज हो गया बेटा, सेंटीमीटर में। और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 15 मीटर किसके इक्वल होता है, इतने मिलीमीटर के इक्वल होता है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो अगर आपको डायरेक्टली 2 जंप करके पूछ लिया जाए तो आप पहले 100 से करोगे, फिर 10 से भी करोगे। अगर किलोमीटर से डायरेक्टली आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो पहले आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 100 से भी करोगे। ठीक है। अब इसका उल्टा, अगर बेटा मिलीमीटर से किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे, उसको 10 से डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, 10 से डिवाइड। पता कैसे चलेगा कि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने, मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है? तो अगर बेटा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना है। जैसे कि मान लीजिए वो आपसे कहें कि 1500 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में चेंज करके दिखाइए, तो बेटा सेंटीमीटर से आपको किस में जाना है बेटा, मिलीमीटर में जाना है। मतलब कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। और अगर आप छोटी यूनिट में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 10 से डिवाइड। तो इसका मतलब 150 इज दी आंसर। इसी तरीके से बेटा सेंटीमीटर, बेटा इधर देखो, अरे मैंने उल्टा कर दिया। हाँ भाई सही बोल रही है लड़की, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहा हूँ मैं ही गलत कर रहा हूँ। देखो बेटा सेंटीमीटर से मीटर में उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर बेटा मिलीमीटर लिखना था मुझे, मिलीमीटर। तो 1500 मिलीमीटर से किस में जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। तो आपको क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा, मतलब 150 इज दी आंसर। ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाहते हैं तो 100 से, और अगर मीटर से किलोमीटर में जाना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बेटा कन्वर्जन याद रखना, बहुत काम आएगी। ठीक है। अब आ जाइए बेटा किस पर, डिस्टेंस पर। डिस्टेंस को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं डिस्टेंस को समझने की। इधर ज़रा देखिए एग्जाम्पल 1। अगर मैं आपसे कहूँ मैं ए से बी गया हूँ और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 120 मीटर है, तो बेटा मैं आपसे पूछूँ, बताओ ज़रा बेटा डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस है बेटा ए बी के इक्वल, जो कि कितना है बेटा 120 मीटर। बताइए कोई दिक्कत? फिर बेटा मैंने क्या किया, मैं गया ए से बी पर और बी से सी पर, ए बी और फिर सी। ये वाला बेटा जो डिस्टेंस है वो है बेटा 120, ये वाला मान लीजिए 80। मैंने पूछा भाई डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस इस केस में कैसे निकलेगा, डेफिनेशन पे जरा ध्यान दीजिए। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। तो बेटा पाथ आपने कौन सा ट्रैवल किया, ए से बी पर गए पहले आप, और फिर बी से सी पर गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 120, और बी सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 80। आंसर कितना आ गया 200 मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लीजिए अब आप ऐसे गए ए से बी, बी से सी, सी से डी, और फिर ए बी सी डी और फिर ई। अगर मैं डिस्टेंस की बेटा बात करूं, मान लीजिए ये है 100 मीटर, ये है 80 मीटर, ये है 120 मीटर, और ये है 30 मीटर। तो बेटा डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, यू विल गेट दी डिस्टेंस, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी, बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और एग्जांपल देखते हैं बेटा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी है। समझो जरा, क्वांटिटी का मतलब समझिए। दो तरीके की बेटा क्वांटिटी होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपका आंसर निकाला, ये आंसर निकाला कितना 120। ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड।
मैंने बोला बेटा मैं गया 120 मीटर, मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया 120 मीटर। तो बेटा 120 जो है वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। सो द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आप 120 मीटर जाइए नॉर्थ की तरफ, 120 मीटर जाइए ईस्ट की तरफ, 120 मीटर जाइए साउथ की तरफ, तो अगर मैंने आपको डायरेक्शन भी दे दिया, डायरेक्शन फिक्स्ड कर दी, अब आप कहीं और नहीं जा सकते हो, तो बेटा इस केस में इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया और साथ में मैंने आपको डायरेक्शन भी दे दी। तो जब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देते हो तो ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे क्या कोई डायरेक्शन की बात हुई, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इधर या उधर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बेटा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। 1 मार्क में या एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है व्हाट काइंड ऑफ द क्वांटिटी डिस्टेंस इज, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और फिर वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। बेटा ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ये सारी बातें बेटा आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस की बेटा कुछ और भी चीजें समझ लेते हैं। इधर देखो जरा, एक और एग्जांपल देखिए जरा। मान लीजिए मैं गया ए बी सी और डी, ये ए बी सी और डी, मान लीजिए ये है 80 मीटर, ये मान लीजिए 70 मीटर, ये मान लीजिए 50 मीटर, ये मान लीजिए 40 मीटर। तो इस केस में बेटा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी, कुछ भी बोल दो। यहां से गए ना आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, यू विल गेट डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो ए डी कितना है 80, फिर बी सी कितना है बेटा 70, फिर सी डी कितना है बेटा 50 और ये कितना है 40। ऐड कीजिए बेटा, आंसर कितना आ रहा है 120 प्लस दिस 200, 240, 240 मीटर, ये बेटा डिस्टेंस आ गया। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, नोट लिखिए, नोट बात करेंगे बेटा किसकी, सर्कल की। आई होप कि आप सभी को वैसे ही पता होगा सर्कल क्या है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ एक बार और। ये बेटा है सर्कल, कहाँ है, ये है आपका सर्कल। सर्कल में अगर मैं बात करूं तो बेटा बीच में होता है क्या, सेंटर। सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस को यूजुअली हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, और वो आप सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए जो इस सेंटर से पास होकर जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर। इन डायमीटर और रेडियस के बीच में एक रिलेशनशिप है। अगर आप सही से देखें तो मैंने आपको बोला कि इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो वो रेडियस होती है। तो बेटा ये भी क्या होगी, रेडियस। तो बेटा डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल। डायमीटर बेटा क्या है, रेडियस का डबल। या फिर मैं इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकता हूं कि रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ। मतलब अगर बेटा डायमीटर आपको दिया हुआ है 100 मीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 50 मीटर, आधी। समझ में आ रही बात है, क्वेश्चन में कई बार वो आपको डायमीटर देंगे, आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब जरा बेटा ध्यान से समझना, वो आपसे कहेंगे आपने इस ए पॉइंट से चलना शुरू किया और इस पूरे सर्कुलर पाथ पे राउंड लगाया और फिर से वापस आ गए, इसका डिस्टेंस बताइए। तो बेटा ये एक्चुअली क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या है बेटा, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बेटा क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है बेटा, 2 पाई आर।
ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7। तो ये अगर एरिया पूछ ले, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, बट स्टिल अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ सर्कल तो बेटा वो क्या होता है πr²। तो आपको सर्कल के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात यानी? अब ज़रा देखिए, अब ज़रा देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, इसका डिस्टेंस बताइए। अगर इसकी रेडियस दी हुई आपको 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर दी हुई है, तो बेटा इस केस में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए ज़रा। डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 2πr। 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी बेटा 40। ठीक है बेटा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 88 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आया 88 मीटर। मतलब आपने यहाँ से चलना शुरू किया और घूम के यहीं पर आ गए हो, तो डिस्टेंस कितना कवर करोगे। देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि आप सभी को ऐड कर दो, ये बेटा कर्व्ड एरिया है और कर्व्ड के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एंड दैट इज 2πr। क्लियर हो गई बात ये? अगर बेटा वो आपसे ये कहें कि एक कोई सर्कल है जिसका हाफ डिस्टेंस कवर किया गया है, हाफ, तो बेटा इस केस में डिस्टेंस कितना कवर किया होगा बताइए ज़रा। इस केस में डिस्टेंस कवर किया गया होगा 2πr, मतलब पूरे सर्कल का होता है 2πr। इसने कितना कवर किया बेटा हाफ। हाफ करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट, डिस्टेंस कितना आ जाएगा πr आ जाएगा। लेकिन अगर यही शेप ऐसे दी हुई हो, बुक में क्वेश्चन आए ऐसा, शेप ऐसी आ जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस ट्रैक, और हो सकता है वो आपको इसकी रेडियस भी दे दे। बेटा ये रेडियस मान लीजिए दी हुई है 14, तो बेटा अगर ये 14 है तो ये भी कितनी होगी 14। अगर ये ट्रैक है तो बेटा इस केस में डिस्टेंस पता कैसे निकलेगा। डिस्टेंस, पहली बात तो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ से यहाँ तक, जो कि क्या आया है बेटा πr, प्लस फिर बेटा ये वापस भी तो आया होगा ऐसे। अगर सर्कुलर अगर ट्रैक ऐसा है तो बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया r, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया r, और r प्लस r कितना हो गया 2r। तो इस केस में बेटा डिस्टेंस ऐसे निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। देखिए r कॉमन है, या फिर नहीं भी कॉमन है डायरेक्टली पुट कर दो। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, रेडियस दी हुई है 14 प्लस 2 × r, और r कितना दिया हुआ बेटा 14। 7 से ये कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई करोगे 44 और ये करोगे तो कितना आ जाएगा 28। ऐड कीजिए तो 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 72 मीटर। इस तरीके से बेटा सर्कल के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा अब बेटा बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्टेंस समझ में आ गया, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब बेटा बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। ज़रा देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए आप गए बेटा ऐसे 1 2 3, ऐसे आप कहीं घूमते हुए जा रहे हो, A B C और D। यहां से यहां तक बेटा है 100 मीटर, यहां से यहां तक है बेटा 120 मीटर, और यहां से यहां तक मान लीजिए 200 मीटर। अगर बेटा मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो आप कैसे बताओगे, AB प्लस BC प्लस CD। लेकिन अगर बेटा मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो बेटा जहां से आप अपनी जर्नी शुरू करते हो, जहां से आप शुरुआत करते हो, वो होती है बेटा आपकी इनिशियल पोजीशन। क्या होती है बेटा आपकी, और जहां आप बाद में पहुंच जाते हो वो होती है आपकी फाइनल पोजीशन। क्या होती है बेटा, फाइनल पोजीशन। एंड दी शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position is called displacement।
शॉर्टेस्ट पाथ बेटा इसका क्या होगा, देखो अगर आप घूम के आओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, इधर से घूम के आओगे तो बहुत लंबा। मान लीजिए एक खुला मैदान है, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो बेटा कैसे पहुँचोगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे, सीधे जाओगे या नहीं जाओगे। सो दी शॉर्टेस्ट, इसके अलावा कोई शॉर्टेस्ट हो सकती है क्या, अगर आप ऐसे आओगे तो बेटा आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, अगर आप इधर से घूम कर आए तो आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो बेटा शॉर्टेस्ट तो क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आपको ए से डी पर पहुंचना है तो आपका जहां से मन करे जा सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, तो बेटा जहां जहां से आप चलकर जाओगे वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ए और डी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ। तो क्या इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है यहां से वहां तक पहुंचने के लिए, नहीं है। तो बेटा ये क्या हो गया, इसमें बेटा डायरेक्शन भी क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। इसमें अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, मान लीजिए कि ये है 250 मीटर, तो बेटा 250 है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा आपको, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ के साथ डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, फिक्स्ड। सो द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड as well as direction is called displacement, vector quantity is called vector quantity. The quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity। भी बताया था ना, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। This shortest distance of a moving body from its initial point to final point is called displacement। तो बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही क्या है बेटा, आपकी डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गई बात या नहीं। इसकी एसआई यूनिट बेटा क्या रहेगी, अगेन मीटर, क्योंकि ये भी एक्चुअली एक डिस्टेंस ही है, बस यहाँ पे डायरेक्शन क्या कर दी गई है, फिक्स्ड। जब डायरेक्शन फिक्स्ड हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट का नाम बदलकर क्या हो जाता है बेटा, डिस्टेंस का नाम बदलकर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इसकी भी एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर ही रहेगी। कुछ चीज़ों को बेटा मैं इरेज कर दूं, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है बेटा कितनी, 250 मीटर। अब जरा पीछे आ जाइए, अभी जो हमने एग्जांपल लिए डिस्टेंस के उन पर आ जाइए। इधर देखो जरा, आजा भाई, क्या हो गया, हैंग कर गया क्या, नहीं। अब जरा बेटा ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो बेटा सिंपली आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है। बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो आप, इधर ध्यान दीजिए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इससे एक बात समझ में आती है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल, बट कब होंगे, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। एक स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। ये 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इन विच केस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखिए जरा, ध्यान देना बेटा, यहां पर डिस्टेंस तो हो गया ए बी प्लस बी सी। बेटा जहां से आपने अपनी जर्नी शुरू की वो है इनिशियल पोजीशन, जहां पर आप बाद में पहुंच गए वो है आपकी फाइनल पोजीशन। तो बेटा इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये है 100 मीटर, तो बेटा इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 100, जबकि बेटा डिस्टेंस कितना है, 200। तो बेटा डिस्टेंस
मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है या नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इसकी बात करूं तो बेटा ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी वही क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू और लेस देन दी डिस्टेंस। डिस्टेंस के या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा जरा ध्यान दीजिए। अब आगे आ जाओ, इस केस में देखिए जरा, यहां पर बेटा डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस, अच्छा ये तो रहा डिस्टेंस बेटा कैलकुलेट किया हुआ है। यहां से आपने जर्नी शुरू की और चल के दोबारा से यहीं आ गए, मतलब इस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बेटा क्या हो गया? सेम हो गया। और जब बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा? जीरो। क्योंकि अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो बेटा कुछ है ही नहीं। जब पाथ है ही नहीं तो बेटा इस केस में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इससे एक बात समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो ऑल्सो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आगे आ जाइए। इस वाले केस में देखिए जरा, मैंने अपनी जर्नी यहां से चलनी शुरू की और घूम के बेटा फिर से मैं यहीं पर आ गया था, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आप बताइए? जीरो। क्यों? वेरी गुड, हाँ जी, कितना होगा? क्यों? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बेटा क्या है? सेम है। सिंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेम देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इस पर आ जाइए बेटा, यहां से आपने चलना शुरू किया और अगर आप यहां पर रुक गए आके तो बेटा डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप बताइए बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाँ 40 होगा। कहां से 40? आप बताइए बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आप बताइए। 28। वेरी गुड बेटा, देखिए ये है आपकी इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। भाई सिंपल सा यार, जहां से आपने चलना शुरू किया और जहां पे आपने खत्म किया उन दोनों के बीच में एक शॉर्टेस्ट लाइन बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। तो बेटा अगर आप स्ट्रेट लाइन को देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये है 14 और इधर भी कितना है 14, तो 14 + 14 कितना हो गया? 28। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा घूम के वापस यहीं पर आ गए तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम। तो यहां से हमने जो कंक्लूड किया वो ये कंक्लूड किया है कि डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू और लेस देन दी डिस्टेंस। और एक और चीज कंक्लूड की कि डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, अब जरा देखिए इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना है, देखो इधर इस केस में डिस्टेंस अगर आप निकालोगे AB + BC + CD तो कितना आ जाएगा बेटा? AB की वैल्यू कितनी है बेटा? 100, BC की वैल्यू कितनी है? 120 और CD की वैल्यू कितनी है? 200। आंसर कितना आ गया बेटा? 420। देखो डिस्टेंस ज़्यादा आया है और डिस्प्लेसमेंट कम है, तो इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल और लेस देन दी डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा फिर मैंने आपको बताया कि SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है बेटा? मीटर होती है। फिर बेटा मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा यहां से एक चीज हमने कंक्लूड कर ली, क्या? यहां से बेटा आपने क्या कंक्लूड किया
कि जहां जहां पर डिस्टेंस आएगा, जिस जिस फॉर्मूले में डिस्टेंस आएगा वहां वहां पे बेटा वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, जहां जहां डिस्टेंस आएगा वो क्वांटिटी बेटा कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और जहां जहां पर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जरा देखिए, मैं स्केलर क्वांटिटी के और एग्जांपल्स दे देता हूं। स्केलर क्वांटिटी और कुछ दे देता हूं बेटा किसके, वेक्टर क्वांटिटी के। बेटा टाइम, कभी आपने ऐसे बोला कि भाई 12 बज रहे हैं नॉर्थ की तरफ, कभी डायरेक्शन की बात की नहीं। तो बेटा टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डिस्टेंस डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि बेटा डिस्टेंस अभी हमने देखा, जैसे कि बेटा मैं बात करूं मनी की, मनी कैसा है बेटा, आपने कभी बोला मेरे पास 500 रुपीज़ है नॉर्थ की तरफ, ऐसा कभी बोला नहीं, डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं होती। तो मनी इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि बेटा टेम्परेचर, कभी आपने ये बोला कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है साउथ की तरफ, ऐसे बोला है? साउथ में हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, साउथ की तरफ हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। तो बेटा हम डायरेक्शन की इसमें कोई भी बात नहीं करते हैं, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। तो सिर्फ डिस्टेंस ही स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये सारी ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा जहाँ पे डिस्टेंस और टाइम आएंगे वो अपने आप ही कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में बेटा क्या है, फोर्स। फोर्स आप जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, फिक्स्ड, इसीलिए फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फिर बेटा अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन अभी आप आगे पढ़ेंगे, कैसी क्वांटिटी बेटा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट बेटा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर, बताऊंगा बेटा जब इसका फॉर्मूला बताऊंगा ना वेट का, तब आपको बताऊंगा कि इसमें डायरेक्शन क्यों फिक्स है, क्योंकि वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो बेटा ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो जिन जिन फॉर्मूलों में डिस्टेंस और टाइम होगा वो क्या होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगी। जहाँ जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, कैसे आया अभी आपको पता चल जाएगा। जहाँ जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कैसी क्वांटिटी होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ज़रा देखिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस बेटा मैंने निकाली हैं, ज़रा देख लीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, ये देखिए जरा एक एग्जांपल दिया हुआ मैंने किसका, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। अभी यही समझाया, डिस्टेंस बेटा देखो ऐसे 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 चलता हुआ गया, लेकिन ये है आपकी इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा ये वाली लाइन है, ना कि ये जो बेंडेड है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ज़रा इधर देखिए, कुछ और बातें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखनी है आपको। Whenever a body travels along a zigzag path, जब कोई भी ऑब्जेक्ट zigzag पाथ में जा रहा है समझ जाइए कि वो डिस्टेंस है, और जब कोई एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी बाय स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी zigzag पाथ में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बेटा हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके। देखो ज्वाइन तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें कैसे ज्वाइन करना बेटा, स्ट्रेट लाइन से। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वही क्या होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जरा देखिए, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी वी नीड थिंग्स। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बेटा मोशन में? पहली चीज़ तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो मोशन में है तो हमें देखना पड़ेगा वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर बेटा डायरेक्शन ऑफ द मोशन बॉडी, मूविंग बॉडी। दूसरी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद लोकोमोशन बेटा क्या होता है, ज़रा समझिए लोकोमोशन क्या होता है।
द मोशन परफॉर्म्ड बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, तो बेटा जो एनिमल्स होते हैं जगह पे हिल जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो क्या है, लोकोमोशन है। ठीक है, लोको मतलब अपनी लोकेशन को चेंज कर देना। प्लांट्स ऐसे हिलते रहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी क्या है, लोकोमोशन है। अब बेटा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे साथ में स्पीड और साथ में इसका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन।